नमस्कार। आज अपन कक्षा 10 कृतिका बुक में से अध्याय दूसरा जॉर्ज पंचम की नाव कमलेश्वर के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम कमलेश्वर का जीवन परिचय जान लेते हैं। कमलेश्वर का जन्म जो है आपका जन्म जो है 1932 मैनपुरी यूपी में हुआ था। आपने दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर आदि पत्रिकाओं का संपादन किया। आपको साहित्यिक अकादमी पुरस्कार, भी मिल चुका है आपको, और पद्म भूषण पुरस्कार भी मिल चुका है। आपने कहानी संग्रह लिखे हैं। आपके कहानी संग्रह में राजा निर्बंसिया, खोई हुई दिशाएं, राजा निर्बंसिया आदि। आपने उपन्यास भी लिखे हैं। वही बात, आगामी अतीत, कितने पाकिस्तान, जो कि काफी चर्चित रहा है। आपका देहांत जो है 2007 में हुआ है। आपकी मृत्यु 2007 ईस्वी में। आप नई कहानी आंदोलन के अगुवा भी रहे हैं। अब हम पाठ के बारे में अध्ययन करते हैं। जॉर्ज पंचम की नाव। देखिए, 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हमारा देश का शासन इंग्लैंड की महारानी के हाथों में चला गया। इसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष के लिए एक वाइसराय की नियुक्ति होती हैं। उनमें से एक थे जॉर्ज पंचम। हमारा देश स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र होने के बाद ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत आने वाली, यानी देश स्वतंत्र होने के बाद ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत आने वाली थी। वो भारत का दौरा करने वाली थी। वो भारत के साथ साथ पाकिस्तान और नेपाल की भी यात्रा करने वाली। यही कारण था कि रानी जो है दिल्ली के हवाई अड्डे, पालम हवाई अड्डे पर उतरेगी, और जिस रास्ते से वो जाएगी उन सभी रास्तों में सजावट की गई। सड़कों को जवान बनाया गया। इमारतों पर रंग रोगन किया गया, क्योंकि रानी एलिजाबेथ द्वितीय हिंदुस्तान पधारने वाली। यही नहीं, रानी के साथ कौन कौन आएंगे? रानी आने से पहले उनकी जो गुप्तचर
टीम है वो हिंदुस्तान का दौरा करती है, वो हिंदुस्तान का दौरा करती है। यही नहीं, रानी के कौन से अंगरक्षक साथ में रहेंगे, कौन सा दर्जी साथ में रहेगा, यहाँ तक कि उनके कुत्तों की खबरें भी इंग्लैंड के अखबार में छप रही हैं, इंग्लैंड के अखबार में छप रही हैं। और वही खबरें अगले दिन हिंदुस्तान के अखबारों में छपती हैं, वही खबरें अगले दिन हिंदुस्तान के अखबारों में छपती हैं। और हिंदुस्तान के अखबारों में जो खबरें छप जाती हैं तो हम कह सकते हैं कि जो है शंख इंग्लैंड में बज रहा था, इसकी गूंज हिंदुस्तान में सुनाई दी। लेकिन भारत सरकार के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि रानी जब पालम हवाई अड्डे पर उतरेगी, पालम हवाई अड्डे पर उतरने के बाद वो सीवी जॉर्ज पंचम की मूर्ति के पास जाएगी और वहां माला पहनाएगी। लेकिन अत्यधिक सुरक्षा होने के बावजूद भी, अत्यधिक सुरक्षा होने के बावजूद भी जॉर्ज पंचम की नाक जो है वो गायब थी। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई और कमेटी को ये काम सौंपा गया कि इस नाक का मसला हल होना चाहिए, नाक का मसला हल होना चाहिए, नहीं तो हिंदुस्तान की नाक मिट्टी में मिल जाएगी, हिंदुस्तान की नाक मिट्टी में मिल जाएगी, इज्जत चली जाएगी। जिस व्यक्ति ने हमारे देश के लोगों का शोषण किया, उसी की नाक को बचाने के लिए हिंदुस्तान की नाक को दांव पर लगाया जाता है। और एक कमेटी बनाने के बाद एक गरीब मूर्तिकार सामने आता है, वो कहता है कि नाक पुनः लग सकती है, इसलिए नाक पर, मूर्ति पर नाक लगाने के लिए ये काम इसे सौंपा जाता है। मूर्तिकार सबसे पहला काम ये करता है कि पुरातत्व विभाग की सारी फाइलें मंगाता है कि ये मूर्ति कब बनी थी, ये पत्थर कहां से लाया गया था। लेकिन इससे संबंधित सारी फाइलें गायब थी। ये हमारी कार्यप्रणाली, सरकारी कार्यप्रणाली पर करारा बिंदु। अक्सर ऐसा होता है, जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है उससे संबंधित फाइलें गायब होना आम बात है। जब उन फाइलों में कुछ भी जानकारी नहीं मिली, उन फाइलों में पत्थर से संबंधित कोई जानकारी नहीं मिली, तो पुनः मीटिंग हुई और मीटिंग में ये कहा गया कि इस बार मीडिया को दूर रखा जाए। इस मीटिंग से मीडिया को दूर रखा और मूर्तिकार ने नेताओं के साथ, अधिकारियों के साथ बैठक की। नेताओं और अधिकारियों के साथ जब बैठक की तो उसने कहा कि मैं हिंदुस्तान के सभी पहाड़ों पर जाऊंगा, जितनी भी पत्थर संबंधी खाने हैं वहां का दौरा करूंगा,
कोई ना कोई तो उसे मिल जाएगा, लेकिन ऐसा पत्थर नहीं मिला, ऐसा पत्थर नहीं मिला। जब ऐसा पत्थर नहीं मिला, इसकी जानकारी भी मीडिया को दी गई, क्योंकि ये पत्थर जो था विदेशी था, ऐसा मूर्तिकार का मानना है। फिर वापस एक मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में हमारे देश के नेताओं और अधिकारियों के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाई दे रही थी कि अब क्या होगा। ब्रिटिश महारानी हिंदुस्तान आने वाली है, अब तक नाक का मसला हल नहीं हुआ। और वापस मीटिंग तय हुई और उस मूर्तिकार ने कहा कि मैं हिंदुस्तान का दौरा करूंगा, मैं गुजरात जाऊंगा, मैं बंगाल जाऊंगा, मैं बिहार जाऊंगा, केरल जाऊंगा और पंजाब। वो इन सभी राज्यों की यात्राओं पर जाता है और उन सभी स्टेट में जो मूर्तियां लगी हुई है, इन सभी स्टेट में जो मूर्तियां लगी हुई है, जिन लोगों ने देश की आजादी के लिए अपना अहम योगदान दिया, महात्मा गांधी की मूर्ति की नाक को वो चेक करता है, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सभी की नाक को टटोलता है, लेकिन सभी की नाक जो है जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी है, वो किसी से मेल नहीं खाती। इस तरह से देश की इज्जत बचाने के लिए अपने देश के नेताओं को, अपने देश के आजाद स्वतंत्र सेनानियों को दांव पर लगाना ठीक नहीं था। ये हमारी औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है। ऐसी इज्जत हमें नहीं बचानी चाहिए, लेकिन फिर भी अधिकारियों ने इसकी परमिशन दे दी। यहां तक कि वो मूर्तिकार 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो बच्चे शहीद हो गए थे, जिनकी मूर्तियां बिहार में सचिवालय के बाहर लगी हुई थी, बिहार के सचिवालय के बाहर लगी हुई थी, उन मूर्तियों का भी नाप लिया गया, लेकिन उन बच्चों की नाप भी पूरी। इस तरह से जिन अंग्रेजों ने हमारे देश पर शासन किया, हमारा शोषण किया, हमारे ऊपर अत्याचार किया, ऐसे व्यक्ति का मान सम्मान बनाए रखने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो बच्चे शहीद हुए थे, उनको भी नहीं छोड़ा। जब वो नाक नहीं मिलती हैं, बच्चों से भी नहीं मिलती हैं, तब मूर्तिकार जो है एक अन्य सुझाव देता है। पुनः मीटिंग बुलाई जाती है और इस मीटिंग में बातचीत होती है कि देश की जनता, उस समय की आबादी 40 करोड़ थी, क्यों ना जिंदा व्यक्ति की जीवित नाक लगा दी जाए। बड़ी शर्म की बात थी। सभी अधिकारियों के मुंह पर सन्नाटा छा गया कि कैसे होगा। तो मूर्तिकार ने जवाब दिया कि ये काम आप मेरे पर छोड़ दीजिए, ये काम आप मेरे पर छोड़ दीजिए। और उस मूर्तिकार जो है, उस मूर्तिकार ने कहा कि मुझे 2-3 सिपाही दे दीजिए साथ में, ताकि मैं जिंदा नाक जो है उस मूर्ति पर लगा सकूं। इस तरह से मूर्तिकार जिंदा नाक लगाने के लिए वो प्रयास करता है और उसमें सफल भी होता है। इन अधिकारियों द्वारा अखबार को सूचना दी गई कि जॉर्ज पंचम की
जॉर्ज पंचम की मूर्ति की जो नाक है उसका मसला हल हो गया। ये नहीं बताया कि मसला क्या हुआ, सब हल हो गया। ये अखबार में सूचना दी गई। मूर्तिकार के कहे अनुसार उस मूर्ति के पास एक छोटा सा तालाब था। उस तालाब में रबाब भरी हुई थी। रबाब कीचड़ सा जो होता है वो भरी हुई थी। उसने कहा कि इसको साफ किया जाए और उसमें ताजा पानी भरा और उसमें ताजा पानी भर दिया गया ताकि वो नमी जो है उस जिंदा नाक को मिलती है, नमी, जिससे जब तक महारानी आए तब तक वो नाक सूख न जाए। इस तरह से एक जिंदे व्यक्ति की नाक जो है मूर्ति पर लगाई जाती है। उस दिन अखबारों में कुछ भी नहीं छपता है, न कोई अभिनंदन समारोह की बात छपती है, न तो कोई स्वागत समारोह की बात छपती है, न कोई उद्घाटन की बात छपती है, क्योंकि उस समय के अखबार भी जो है एक तरह से हम कह सकते थे कि वो भी शासन से भयभीत थे। उनको मालूम है कि इस तरह की खबरें अगर छाप दी गई तो हमारा प्रेस जो है वो बंद हो जाएगा, इसलिए उनमें भी इतना साहस नहीं था। इस तरह से हमारी गुलामी मानसिकता को ये पाठ दर्शाता है कि हम स्वतंत्र होने के बावजूद भी आज भी हमारी मानसिकता जो है गुलामी प्रवृत्ति की, हमें इससे बाहर निकलना होगा। इस तरह की मानसिकता यानी इस तरह की नाक बचाने के लिए हमें नहीं करना चाहिए। हाँ, हमें मालूम है कि भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव, लेकिन ये नहीं कि हम अपने देश की नाक को मिट्टी में मिलाकर दूसरों की नाक बनाए रखें, ये उचित नहीं है। इस तरह से ये व्यंग्य कहानी यही समाप्त होती है। इस कहानी में से हमें इस कहानी में क्या संदेश छिपा हुआ है इसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इस कहानी से क्या प्रेरणा मिलती है, इस कहानी में क्या संदेश दिया गया है, ये कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। नंबर 1, आजादी मिलने के बाद सत्ता से जुड़े लोगों की औपनिवेशिक उसे कहते हैं जिसके हम कभी गुलाम रहे हैं। औपनिवेशिक दौर की मानसिकता व गुलामी पर गहरी चोट की गई है। इसमें गहरी चोट की गई है कि हमें ऐसी मानसिकता से बाहर निकलना होगा। साथ ही स्वाभिमान शून्य शासकों पर, यानी हमारे शासक स्वाभिमानी होते हुए भी स्वाभिमानी शासकों की संवेदन शून्यता पर व्यंग्य किया गया है कि हम स्वाभिमानी होते हुए भी हम शून्य में जी रहे हैं, अर्थात हम अपना आत्मसम्मान भूल चुके हैं। हमें अपना आत्मसम्मान बनाए रखना चाहिए। सरकारी कार्य प्रणाली पर व्यंग्य किया गया है। सरकारी कार्य प्रणाली पर व्यंग्य किया गया है इस पाठ में। यही नहीं, इस पाठ से हमें अपने देश प्रेम को नहीं भूलना चाहिए, हमें अपने कर्तव्य बोध को नहीं भूलना चाहिए। देश प्रेम, कर्तव्य बोध, हमें मानवता नहीं भूलनी चाहिए और हमें अपना स्वाभिमान आदि बनाए रखना है। और हमारे मन में
चाहिए वो होनी चाहिए राष्ट्रवाद। ये पाठ यही समाप्त होता है। हम अगले वीडियो में अगला पाठ साना साना हाथ जोड़ी मधु कांकरिया के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे संबंधित मैंने आपको अभ्यास प्रश्न दे दिए हैं। ऐसे ही मैं तीसरे पाठ के भी अभ्यास प्रश्न दूंगा। इसके बाद मैं आपको माता का अंचल, जॉर्ज पंचम की नाक और साना साना हाथ जोड़ी, इन तीनों पाठों के अभ्यास प्रश्न एक साथ समझाने का प्रयास करूंगा और उससे संबंधित बोर्ड में कौन कौन से आते हैं वो भी बताऊंगा मैं आपको। धन्यवाद।